द मैंडेरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि जो हम जनरल साइंस एवरीडे साइंस के बारे में बात कर रहे थे और इसकी हम ऑलरेडी टोटल 4 क्लासेस कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में उसे आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा जनरल साइंस के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन था, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, इस केमिस्ट्री के पोर्शन में हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया था कि हमारे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था, आपको किस प्रकार से इस एग्जाम में अप्रोच करनी है और उस अप्रोच के साथ आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमने फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, ये हमारी क्लास 1 में था। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड ये क्लास 2 थी। क्लास 1 हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हमारी क्लास 2 थी। उसके बाद हमने कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैंने कहा था आपको बाद में कराऊंगा। उसके बाद जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है ये क्लास 3 थी। फिर आज जो हमारा एम है वो केमिस्ट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट पिलर है जो है हाइड्रोकार्बन, उसके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी है, जनरली हमको मीथेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा एम है हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो है वो है आपकी हाइड्रोकार्बन, जो हमारा आज का मेन टारगेट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है वो जनरली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अभी हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। हमारा जो कार्बन है, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पे इस यूनिवर्स से पाया जाता है। और इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, जो इसकी परमाणु संख्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और जो इसका एटॉमिक मास है, जो इसका परमाणु भार है वो है 12। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी होती है जिस कारण से कार्बन क्या करता है, काफी बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ये डिफरेंट प्रकार के यौगिक मिश्रण ये सब बनाता है। और इसी कारण से आपने देखा हाइड्रोकार्बन को जब पढ़ते हैं उसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स हैं, कई प्रकार की चीजें हैं, वो इस कार्बन की उत्पत्ति के कारण से ही बनी है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको कार्बन का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन मेंशन। और दूसरा, इसके अलावा कार्बन का एक विशेष गुण है जो किसी भी एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता जिसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट उसके आउटर स्पेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं जो किसी और के साथ रिएक्शन करके कोई नई चीज बना देंगे। तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मतलब इसके पास 4 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के भी साथ बाहर जाके रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन के कारण ही कार्बन की ये क्षमता होती है कि वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ जाके रिएक्शन करके नई नई चीजें बनाता है। यहां से मैं वापस आपको हाइड्रोकार्बन की तरफ लेके जाना चाहता हूं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो, यहां आप इसको डिवाइड कीजिए, ये क्लियरली मेंशन है हाइड्रोजन से, और ये आपका कार्बन है तो ये मेंशन है कार्बन से। यहां मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी यहाँ पे डाटा आपके लिए लिख रखा है। वो इसलिए लिख रखा है हाइड्रोकार्बन का चैप्टर आसानी से बताने के लिए, एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जब तक आपको किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उस टॉपिक को अप्रोच नहीं कर पाओगे। अब होता क्या है, जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर को छोड़ देते हैं। बोला एक टॉपिक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको अवॉइड करते हैं। इस अवॉइड से क्या होता है, वो ये मानते हैं कि इसके जो भी मार्क्स आएंगे हम उसको छोड़ देंगे। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ये जो हमारा साइंस का पोर्शन है ये 75 मार्क्स का है, और इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं आपके, टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो ईच क्वेश्चन के पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं। 3 नंबर बहुत होते हैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए और नहीं करवाने के लिए। इन 3 नंबर की जद्दोजहद में ही आपको हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है। और यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है नहीं जितना लोग इसे बताते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। हमारे परीक्षा में कितनी इंपॉर्टेंस है हम उतना ही पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन के बारे में बता दिया। कार्बन के जो अपर रूप्स होते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जनरली जो हमको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उसके एग्जाम्पल यदि आप देखें, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे आपको पेट्रोलियम मिलता है, जो आपको कच्चा तेल प्राप्त होता है, या जो आपको कैरोसिन है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की उपस्थिति है। तो इसके बाद आप ये देखिए
नेक्स्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन का हम डिवीजन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए। यदि हम इसके डिवीजन की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। इसके डिवीजन और भी कई प्रकार से होते हैं। जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है, इसके विभाजन के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इसके विभाजन के लिए हमको इसके दो पार्ट देखेंगे। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, एक तरह से सेटिस्फाइड है ये। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक आप एक थंब रूल याद रखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, आपका सिंगल बॉन्ड होगा। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है वो या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जब वहां पे सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की आप डेफिनेशन जान चुके हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की वजह से जो भी आपके यौगिक बनते हैं वो सारे क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हमने एग्जांपल्स देखे, पेट्रोलियम है, आपका कच्चा तेल है, डीजल है, जितने भी इस प्रकार के अपवाद मिलते हैं, ग्लिसरीन है, ये सारी की सारी चीजें आपके हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम आगे और पढ़ेंगे तो मेन डिफरेंस क्या है संतृप्त और असंतृप्त में। संतृप्त के अंदर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से सिंगल लाइन से दिखाते हैं, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। इस कारण से इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो ही डिवीजन है जिसको आप बेसिकली याद रखिए। बुक्स में पढ़ेंगे वहां आपको कई दिखाए हुए होते हैं और भी डिवीजन। उससे क्या होता है, समझ में कम आता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। साइंस के बच्चों के लिए शायद समझना आसान हो, पर मैंने कई साइंस के स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो इस टॉपिक को अपने आंसर्स क्लैरिटी के साथ नहीं देते हैं। हमारा एग्जाम में एम है कि जो भी हम आंसर्स करें वो क्लैरिटी के साथ करें, जिससे जितने अपने को मार्क्स मिलने चाहिए वो मिले। अब आप देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली फॉर्मूले के बाद में बताऊंगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम कहते हैं एल्केन, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम कहते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो टोटल बेसिकली 3 ये नाम अब आपको आगे समझ में आना चाहिए। मैंने आपको पार्ट्स डिवाइड करके इसलिए बताया, सबसे पहले आपको यह पता हो हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट है, संतृप्त और असंतृप्त। उसके बाद आगे मैंने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में वहां पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब आपको मैंने बताया तो मैंने कहा वहां पे जो आपको एल्केन मिलेगा और असंतृप्त में आपको एल्कीन और एल्काइन मिलेगा। इसके बाद ऊपर की चीजों को आप भूल सकते हैं, क्योंकि यहां तक तो एक नॉर्मल जिस प्रकार से हम किसी भी चीज का डिवीजन विभाजन याद करते हैं कर लीजिए। परीक्षा में यह सवाल नहीं आता है, लेकिन परीक्षा में कई बार इस प्रकार से सवाल आता है कि एल्केन क्या है, क्या ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह परीक्षा में सवाल ऐसे भी आ सकता है, जो एल्कीन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि जो आपका एल्कीन और एल्काइन है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको ये याद रखना होगा एल्कीन और एल्काइन के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि एल्केन के अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अब एल्केन की एक और खास बात यह है कि एल्केन के अंदर इसको हम दूसरा नाम जो इसका जानते हैं वो पैराफीन के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि परीक्षा में पैराफीन लिखा हुआ आ जाए तो आपको यह समझना है कि ये एक संतृप्त का हाइड्रोकार्बन का फर्दर नेम था। इसके बाद हम यहां से 3 ही चीज का डिस्कस करेंगे, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो फर्स्ट क्या है आपका एल्केन, सेकंड क्या है एल्कीन और थर्ड है आपका एल्काइन। जब मैं एल्कीन की बात करूंगा, जब मैं एल्केन की बात करूंगा तो एल्केन जैसे मैंने बताया ये किसका एग्जाम्पल था, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल था। इसका मतलब इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, इसका मतलब इसके अंदर बॉन्ड तो सिंगल है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है इसी कारण से हम इसको एल्केन कहते हैं। खास बात क्या है यहाँ पर, एल्केन कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन है या नहीं है कैसे निर्धारण करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, जिसको मैं यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर स्टार मार्क कर रहा हूं। क्यों, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ बहुत ही लंबी चौड़ी गणित नहीं लिख रखी है, सिंपल शब्दों में बताया। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं,
हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। अब मैंने आपसे कहा हाइड्रोकार्बन के अंदर एक तो आपको एल्केन, एक आपको एल्कीन और एक आपको एल्कलाइन, ये तीन चीजें देखनी है। तीनों में होगा क्या? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तभी तो ये हाइड्रोकार्बन है। जब एल्केन की बात करोगे तो जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। कार्बन की कितनी संख्याएं हैं? तो किसी भी एल्केन में कार्बन की कितनी भी संख्याएं हो सकती है। आपको क्या करना है, उन संख्याओं को यहां पे उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। अब उसके साथ हाइड्रोजन कितना होगा, उसके लिए एक फिक्स फॉर्मूला है, जो यहां पे नंबर है उसका डबल और उसके साथ आप दोबारा 2 जोड़ दो। तो कोई भी एल्केन उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा और कार्बन की संख्या n होगी और हाइड्रोजन की संख्या है 2n+2 होगी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CN और जो आपका H है वो 2n+2 और यहाँ पे n क्या है? n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? आपके प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। तो मान लेते हैं प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, मैं यही बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? सपोज मैंने n की जगह पे यहाँ पे 1 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एल्कीन का जब हम उदाहरण बनाएंगे तो 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया? H आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 × n, तो n कितना है? 1 है, प्लस में कितना है? 2 है। तो इसको सॉल्व करो, C का C रहेगा, H का H रहेगा, 2 को 1 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 2, और इस 2 के साथ 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 4। तो आपका क्या बन गया? CH4। इस फॉर्मूले से आपने देखा एल्केन क्या बन के आया? CH4। और इसे हम क्या कहते हैं, जो मैंने आपके सामने ये बनाया CH4, जो सबसे पहला एल्केन बनता है जिसके अंदर कार्बन की संख्या 1 है, वो एल्केन बनता है आपका CH4। और इस CH4 को मीथेन कहते हैं। तो मीथेन जो हमारी गैस होती है एक प्रकार से एल्केन का एग्जाम्पल है। और मीथेन हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इस प्रकार से, और इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कार्बन की संरचना हमने आपको यहाँ पे बताई है। अब देखिए, जब n की संख्या को आप 1 लोगे तो CH4 बनेगा, जिसे हम मीथेन कहेंगे। और यदि यहाँ पे आपके n की संख्याएं 2 हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया था, हम उसको वापस देखते हैं। ये मैंने n की संख्या 1 ली थी। अब यदि मैं n की संख्या 2 लेता हूं, जब मैं n की संख्या 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो C तो कितना हो जाएगा? 2। इसको हम मिटा देते हैं, तो C तो कितना हो गया? 2। अब C जब आपका यहाँ पे 2 है, C जब आपका यहाँ पे 2 है, तो H कितना होगा? H होगा, मैंने कहा था 2 × n, n कितना है आपका? 2, और साथ में क्या जोड़ोगे फॉर्मूले के हिसाब से? 2। तो 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो गया? 4, और इस 4 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब ये टोटल हो गया आपके 6, और यहाँ कितना आ गया? 2। तो जब आपने n की संख्या 2 ली, जब आपने n की संख्या 2 ली, उस वक्त आपका फॉर्मूला बन के आता है C2H6। मैंने इसको कहा आपके मेंशन कर रखा है C2H6, और ये क्या बन गया? एथेन। अब ये है क्या? ये भी एक एल्केन का प्रकार है। तो एल्केन का सबसे फर्स्ट टाइप क्या बना था? मीथेन। जब भी जो उसका फर्स्ट बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो एल्केन का पहला क्या बना? मीथेन। दूसरा क्या है? एथेन। जब आप C की संख्या को 3 लोगे, आपको ये सब याद नहीं करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या करते हो स्टूडेंट्स आप लोग चीजों को मगअप करते हो, रटते हो। रटने से होता क्या है? कुछ समय बाद भूल जाते हो। एग्जाम में कई बार ऐसा भी करेगा, आपको बोलेगा जैसे मैंने आपके लिए ये मिटा दिया। अब आपके सामने बोल दिया कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है एल्केन का, आप बताओ, आप कैसे समझोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपेन किसका एग्जाम्पल था? प्रोपेन एल्केन का एग्जाम्पल था। और एल्केन का फॉर्मूला क्या था कि हमको सर ने एल्केन का फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। ओके, अब प्रोपेन आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि पहला मीथेन है, दूसरा एथेन है, तीसरा मीथेन। तो कार्बन की संख्याएं कितनी होगी? 3। तो C तो आपने 3 बना दिया। अब H
2 की जगह तो 2 रहेगा, n की जगह आप 3 डाल दो, साथ में 2 जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो आपका क्या बन गया C3 और H8। तो प्रोपेन का फॉर्मूला भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो C3 और H8। तो ये इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। हालांकि ये एवरीडे साइंस से तो शायद आपसे ये फॉर्मूले का सवाल नहीं पूछे, मेरा बताने का मकसद ये था, इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही आप हाइड्रोकार्बन को समझ सकते हैं। और लास्ट जो आपका एक है, जब हम एल्केन का डिस्कशन कर रहे हैं तो लास्ट जब कार्बन का नंबर 4 अगर आप लेते हो तो आपको बनती है ब्यूटेन। अब देखिए 4 चीजें बनाई मैंने एल्केन के अंदर, इससे आगे आप अनंत जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? एग्जाम में आपका इसके अंदर से सवाल आएगा। सबसे पहला क्या बना? मीथेन। मीथेन की इंपॉर्टेंस क्या है? मीथेन की इंपॉर्टेंस आप यहां समझ सकते हो। मीथेन की इंपॉर्टेंस के लिए आपको सिलेबस में जाना पड़ेगा। हम सिलेबस में गए तो मीथेन कहीं लिखा है? मीथेन को यहां लिखा है इन्होंने कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। और इसका नंबर क्या था केमिकल का? CH4 इसका फॉर्मूला था। तो आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने आपके सामने मीथेन को यहां ला करके सिलेबस में रख दिया। और मीथेन पार्ट किसका है? मीथेन पार्ट है एल्केन का। एल्केन किसका पार्ट था? एल्केन था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और वो किसका डिवीजन था? वो तो हाइड्रोकार्बन का। आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये भी मेंशन है और आपका डायरेक्ट ये भी मेंशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब सारी चीजें सिलेबस में लिखी है तो आप उसको उसी प्रकार से पढ़ें कि आप परीक्षा में मार्क्स ला सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने एल्केन के अंदर सबसे पहला कौन सा बनाया? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको मिथ बोलते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 होती है उसको एथ बोलते हैं, जब 3 होती है तो प्रप बोलते हैं, और 4 होती तो ब्यूट बोलते हैं। इसके बाद आगे जैसे जैसे बनते हैं। तो यहाँ आपके एल्केन्स के साथ मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 नंबर तक इनको जरूर याद रखें। मीथेन क्या है? गैस है। एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारी गैसें हैं। अब एक जो हमारे घर के अंदर गैस यूज होती है उसको हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। LPG का सिलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं, LPG के सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है? LPG, L लिक्विड है, मतलब ये द्रव्य है, P फॉर प्रेशराइज, और G से ये सा गैस है। तो ये द्रव की एक संपीड़ित गैस होती है, उसको बोलते हैं LPG, और जो घरों में रेगुलर यूज होती है। LPG के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों भरी जाती है। अब क्या होता है, आपके एग्जाम में सवाल आता है निम्नलिखित में से, मैं जैसे सवाल ही लिख देता हूं, निम्नलिखित में से LPG गैस, LPG खुद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई। निम्नलिखित में से LPG में कौन सी गैसें भरी होती है? अब मान लीजिए ये एग्जाम में सवाल आ गया और सवाल के साथ आपको ऑप्शन मिल गए। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एथेन, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका एथेन, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका प्रोपेन, और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका ब्यूटेन। अब ये चारों बता दी। इसके बाद मैं बोलता हूं, ये तो मैंने ABCD लिखे, इनमें से चूज नहीं करने हैं। फिर आपको दोबारा इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा सही है। तो 1 ओनली, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका B ओनली, तीसरा ऑप्शन हो गया D ओनली, और चौथा ऑप्शन है आपका C एंड D बोथ। यहां आप परीक्षा में देख के घबरा जाते हो, कोई बड़ी चीज नहीं लिखी। हमने बोला लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर 2 गैसें भरी होती, कौन सी? प्रोपेन और ब्यूटेन। यहां पे आपको इसको तो बाहर निकाल दो, मीथेन को। क्यों? ये तो नेचुरल गैस है। मीथेन तो क्या है आपकी? मीथेन आपकी नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस है तो ये तो कट गई,
क्योंकि ये तो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बचा आपका प्रोपेन ब्यूटेन। जब मीथेन नहीं है तो ए तो कट गया। और इतना आपको श्योर होना चाहिए कि जो हमारी एलपीजी है, अगर आपको यही मालूम होता कि मेरी उसमें केवल ब्यूटेन है या प्रोपेन है तो बाकी भी आप काट सकते हो, लेकिन एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सी और डी बोथ दोनों इसके अंदर है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनसे घबराना नहीं होता। करना क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो उस वक्त इन छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान से देखो। 4 ही गैस बताइए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है आपकी एलपीजी के अंदर होती है। मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इनका फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्याएं बढ़ती जाएगी, इस फॉर्मूले से आप आगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एल्केन की कहानी खत्म होती है, परंतु एल्केन की कहानी के साथ एक नई चीज जुड़ गई। आप एल्केन का इस्तेमाल कहां करते हो? एल्केन के अंदर जो मैंने गैसेस बताई आपको, आप देखिए कौन सी गैसें बताई मैंने आपको। एल्केन के अंदर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया एलपीजी के अंदर। इसके अलावा बाकी गैसेस का इस्तेमाल कहां होता है? तो आप ये देखिए, इसका इस्तेमाल आप यहां कर सकते हैं। मोटर जो होती है, हमारी गाड़ी होती है, उसके टायरों के अंदर जो हवा भरी जाती है उसके अंदर। फिर जो छापे खानी है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो आपके इंक यूज होती है, उसको स्याही को लिखा है मैंने, तो इस इंक की मैन्युफैक्चरिंग में भी आपकी इस गैस का इस्तेमाल होता है। जब आप पेंट बनाते हो तब भी आपका मीथेन का इस्तेमाल होता है, और जब कार्बन की छड़ें बनाई जाती है इंडस्ट्री में, तो उसमें भी आपका मीथेन का इस्तेमाल होता है। तो इनकी बहुत ज्यादा वाइड स्कोप यूज है, तो ये आप यूज भी याद रखें, कई बार इनसे भी सवाल पूछा जाता है। अब आगे बढ़े, हमने क्या कर लिया, हमने एल्केन कर लिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही पार्ट था, वो खत्म हो चुका है। अब बचा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका एल्कीन है। तो एल्कीन के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होंगे, इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और ये किस प्रकार का एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सेटिस्फाई नहीं है ये। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे उसका फॉर्मूला मैंने आपको एल्केन का बताया था, CnH2n+2। ये किसका था, ये था आपका एल्केन का। अब एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा बदलाव है। एल्कीन का फॉर्मूला सिंपल है, C तो N का N रहेगा ही रहेगा, ये सब में रहता है। H2n+2 की जगह इसमें केवल और केवल 2n है। जब देखो C का मान मैंने 2 रखा तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा। C का मान अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। C का मान जब 4 रखा तो 4 × 4, यहाँ मैंने 4 रखा, 4 × 2 8 हो जाएगा। जब C का मान मैंने यहाँ 5 रखा तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने 4 ही करवाए हैं, एथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रश्न कहां से आएगा, सिर्फ और सिर्फ एथिलीन से आएगा। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखिए आप। एथिलीन किसका प्रकार है, एथिलीन एल्केन का प्रकार है। एल्कीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एथिलीन से ही हमारी एथीन गैस बनती है। और एथिलीन का इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो हमारे ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं, एथिलीन का यूज कहाँ करते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उन फलों को आर्टिफिशियल तरीके से जो मार्केट में डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए इसको पकाया जाता है। तो ये फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में इस एथिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। और ये किसका प्रकार है, ये एक एल्कीन का प्रकार। अब आप सोचिए किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में कोई सोचेगा हमें इस सबको पढ़ के क्या करना, क्योंकि ये चीजें आपके घरेलू होती है। आप पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल करते हो, जो पॉलीथीन बनती है वो आपकी एथिलीन से ही बनती है। उसके बाद आप देखिए जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर जर्मनी ने एक गैस यूज की थी, उसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस, जो काफी लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। तो वो जो मस्टर्ड गैस है उसको बनाने के लिए भी इसी एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया गया था। तो सॉरी, तो जो एथिलीन गैस है इसका दोनों तरफ से यूज 1 मिनट प्लीज। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आपको मैंने ये यूज बता दिए एथिलीन गैस के। मेनली फलों को आर्टिफिशियल तरीके से, जिसको हम राइपनिंग कहते हैं, उनको पकाना कहते हैं, फिर पॉलीथीन के निर्माण में, और इसके अलावा जो आपकी मस्टर्ड गैस है उसके निर्माण में इसका यूज किया गया था। अभी हालांकि ये बैन है। दूसरा, एथिलीन गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इस्तेमाल होता है जो हम एथाइल एल्कोहल कहते हैं शराब को, जिसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है C2H5
OH। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तब हमको यहाँ पर C2H4 प्राप्त होती है। और C2H4 क्या है? ये आपकी एथिलीन गैस है। C2H4 ही है, कैसे श्योर करेंगे आप? तो आप पीछे जाइए, यहाँ मैंने आपके फॉर्मूले से बनाया था C2H4, और ये क्या है? आपका एथिलीन गैस है। जब हम शराब का निर्माण करते हैं, उस शराब से एथाइल अल्कोहल की जब रिएक्शन कराओगे आप सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको क्या मिलेगी? एथिलीन गैस मिलेगी, और साथ में क्या? वाटर निकलता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। एल्कीन के अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसके अंदर C2H4 इसका एग्जाम्पल है, और ये एथीन गैस या एथिलीन है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी चीजें एग्जाम्स के हिसाब से, हमारे एग्जाम्स के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एथिलीन गैस है, ये आपकी रंगहीन गैस होती है, और इसके अंदर से एक मीठी गंध आती है। इसी कारण से ही, और ये जल के अंदर कम घुलनशील है, इस कारण से ही इसका इस्तेमाल आपके फलों की आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में किया जाता है। एक और, जो रूम टेम्परेचर पे यदि आप इस गैस को रखोगे, रूम टेम्परेचर पे आप इस गैस को रखोगे, तो ये ऐसी गैस है जो लिक्विड या द्रव अवस्था में रहती है। जनरली आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज लिक्विड अवस्था में, गैस ये है क्या? गैस अगर आपको लिक्विड स्टेज में मिल रही है तो ये क्या है? अपवाद है। और एग्जाम में सवाल कहां से आते हैं? अपवादों से। इसलिए इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि जब रूम टेम्परेचर पे एथिलीन गैस को रखेंगे तो ये गैस लिक्विड स्टेज में मिलती है। एथिलीन के बारे में डिस्कस कर लिया, एल्कीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा एक लास्ट पिलर रहता है वो है एल्काइन। एल्काइन भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर आपके कार्बन के तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। यदि डबल बॉन्ड है तो वो आपका एल्कीन था, जिसका इंपॉर्टेंट एक पिलर क्या था? आपकी जो हमारी गैस थी। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। यहाँ आप कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं। अब आप देखिए, इसके साथ मैंने एक इधर और इधर हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड दिखाया। क्यों दिखाया? मैंने आपको बताया था कि कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। इसके मतलब 4 इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री घूम रहे हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से जाके मिलते हैं, जिसी कारण से ही कार्बन इतने सारे हाइड्रोकार्बन बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन और कार्बन ने 3 तो बॉन्ड आपस में एक दूसरे से बना लिए, मतलब 3 इधर चले गए और 3 इसके इधर चले गए। अब बचा क्या? 4 में से एक फ्री बचा। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गई और यहाँ भी एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गई, और इस प्रकार से आपके सामने इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n-2। अब देखिए, बड़ी सिंपल चीज है। 3 फॉर्मूले बता दिए, मैं आपको लास्ट में समरी बता दूंगा कि तीनों फॉर्मूले अलग अलग किस प्रकार से है। इसका एग्जाम्पल देख लो। इसके अंदर यदि आपका C2 है तो H2 होगा, तो एथाइल बनेगा, जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका पिलर है, इसको हम पढ़ेंगे। C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 ये आपका पेंटाइन। यहाँ पे आप देखिए, ये फॉर्मूले से सारे निकल जाएंगे, और इस फॉर्मूला निकालने का कंसेप्ट जैसे पिछले तरीके में बताया था सेम है यहाँ पे। अब हम एसिटिलीन गैस के बारे में पढ़ लें, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ये क्या होती है? एक्चुअली जो हमारी हवा होती है वातावरण के अंदर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 78% कंपोनेंट्स क्या है? वो है नाइट्रोजन का। तो ये जो हमारी हवा होती है, इस हवा से भी जो एसिटिलीन गैस है वो हल्की होती है, और इस हल्केपन के कारण ही जब हमारा वेल्डिंग का काम होता है, उस वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको एसिटिलीन गैस का यूज भी आपको याद रखना है। तो आपने 3 चीज पढ़ी, एक एल्काइन का फॉर्मूला, इसके बाद आपके एल्कीन का फॉर्मूला, और लास्ट में आपने एक पढ़ा था एल्केन का फॉर्मूला। तो हम एक काम करते हैं, तीनों का फॉर्मूला एक साथ देखते हैं। सबसे पहले था आपका एल्केन, फिर आपका था एल्कीन, और लास्ट में था आपका एल्काइन। इन तीनों चीजों में आपको ध्यान क्या रखना है? ये किसका पार्ट था? ये तो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों किसके पार्ट हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंदर आपके कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन और एल्काइन के अंदर कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन के अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मैंने कहा C तो सब जगह N ही होगा, और N यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये बढ़ते रहेंगे। अब रही बात आपकी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्यों जोड़ा, अगर मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं रहेंगे। इसीलिए जब N को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2N+2, जो एल्काइन होता है उसके अंदर आपका हो जाएगा 2N-2, और जो आपका एल्कीन है इसके अंदर हो जाएगा आपका 2N। तो ये बेसिक से सिंपल से फॉर्मूले हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एल्कीन के अंदर 2N के साथ 2 जुड़ेगा, एल्काइन के अंदर 2N के साथ -2 हो जाएगा, और एल्कीन के साथ आपका सिर्फ 2N रहेगा। फॉर्मूले जब अलग अलग पढ़ा रहा था थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एल्केन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज थी, CH4, जो सबसे पहले बनता है जब कार्बन की संख्या 1 थी, और ये क्या था आपका मीथेन गैस। इसके बारे में पढ़ा। जब आप एल्काइन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको एक गैस बनाई थी, वो थी आपकी एसिटिलीन। और इसी प्रकार से जब एल्कीन के बारे में बता रहा था तब मैंने कहा आपको एथिल। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, और ये तीनों ही आपके कार्बन के हाइड्रोकार्बन से। इसके साथ हाइड्रोकार्बन की कहानी खत्म होती है। इसके यूज बता दिए, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट थी वो बता दी। अब आप इसके बाद इतना पढ़ो, इसको रिवीजन करो और हाइड्रोकार्बन को भूल जाओ। किताब के पन्ने पलटोगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ना समझ में आएगा और ना परीक्षा में जाके सवाल कर पाओगे। तो ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज होने से अच्छा है उतना ही पढ़ो जितना आपको समझ में आए। और ये जो फॉर्मूले बताए इसमें N की संख्या 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपकी इच्छा है, लेकिन N की संख्या 4 तक रखो और जो उससे बनता है उसको याद कर लो। इसके अलावा मैंने आपको LPG गैस के बारे में बताया, जिसके अंदर आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैंने आपको एक गैस के बारे में बताया था, मस्टर्ड गैस, जो कि एक वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज हुई थी और काफी नकारात्मक प्रभाव उसके पड़ते हैं। इन सभी चीजों के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे, इसका जो हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है वो यहाँ पे आपका खत्म होता है। हाइड्रोकार्बन के बाद आपका एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बचा और इसके साथ आपका मीथेन बचा। वो दोनों माइनर टॉपिक है, वो मैं अभी आपको कंटिन्यूस में इसमें करा दूंगा। जो हमारा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोकार्बन के साथ मैंने आपको बोला था कि हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को तो हमने काफी डिटेल में कवर किया है, और जितना हमने डिटेल में कवर किया है करीब करीब हमको शायद 40 मिनट हो गए हैं। तो ये 40 मिनट के अंदर जिस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को मैंने कवर किया है, आई थिंक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इतना ही पढ़ें, इसी को रिवाइज करें। जो मीथेन है, जो आपकी LPG गैस है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जो हमारी एसिटिलीन गैस है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मार्स गैस क्या है, जो ये हमने चीजें पढ़ी, इन्हीं चीजों को पढ़े, इनका रिवीजन करें। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा सा लगने को ऐसा लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, परंतु मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके समझा दिया है। इससे ज्यादा बेटर सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कोई और समझा सकता है। अब हाइड्रोकार्बन को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट, इसका ही एक पोर्शन था जिसको मैंने बोला था कि CH4 है, उसको मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, और इसका जो नॉर्मल हम इसको CNG के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड का मतलब ही होता है संपीड़ित, मतलब जिसको अच्छे से प्रेस किया हो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको हम CNG कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है और वो मीथेन है। ये हमारे सिलेबस का हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट अलग से दे रखा है, तो यहां से सवाल बनने की संभावना काफी है। इसके बाद एक और जो हमारी गैस इसमें मेंशन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों गैस को भी हम इसी के साथ खत्म करते हैं ताकि ये वाला पोर्शन आपका डन हो जाए। जब आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हो, CNG मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
हुआ क्या कि जैसे जब इस धरती पे आपने देखा कई बार उथल पुथल हुई, उस उथल पुथल में जो हमारे पहले भी यहाँ वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, तो उस वनस्पति और जीव जंतुओं के काफी लंबे टाइम तक भूकंप आए, ज्वालामुखी आए। इनसे क्या हुआ, ये पेड़ पौधे इस ज्योग्राफी के मूवमेंट के अंदर अर्थ के नीचे कहीं दब गए, और दबने से आप जानते हैं जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं तो वहां टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इस टेम्परेचर और प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण वो चीजें लंबे टाइम तक वहां दबी रही, और उनका जो आकृति थी, प्रकार था, स्वरूप था, वो बदल गया। और बदलने के बाद ये गैसेस, ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, वो हमको आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में, जिसको हम जनरली कच्चा तेल कहते हैं, जिसकी रिफाइनरी के बाद हमको बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, कच्चे तेल के रूप में जमा रहा। जब हम इस कच्चे तेल को इस जमीन के अंदर से ऑयल वेल्स के माध्यम से निकालते हैं, जिसमें राजस्थान में भी काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, बॉम्बे हाई है, वहां भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, जो हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज है इस विश्व की, वहां भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। वहां पर इस जब प्राकृतिक कच्चे तेल को निकालते हैं, उसी के साथ आपको उन ऑयल वेल से गैस भी निकलती है, जिस गैस को हम नेचुरल गैस कहते हैं, उसी को हम सीएनजी, जिसको कंप्रेस फॉर्म में करने के बाद उसको हम सीएनजी कहते हैं। तो जो इसमें मेन एक कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, और लगभग इनके अंदर जो मीथेन की मात्रा होती है वो तकरीबन 85% के आसपास होती है। तो लगभग सीएनजी के अंदर आपका 85% मीथेन है, और मीथेन जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CH4 होता है। तो ये जो मीथेन है वो हमको कहां से प्राप्त होती है, ये जमीन से प्राप्त होती है। जब पेट्रोलियम उत्पादों को हम जमीन से निकालते हैं, उसी के साथ ये गैस भी हमको प्राप्त होती है। इस गैस के अंदर मीथेन के अलावा और क्या है, तो मीथेन के अलावा इसके अंदर प्रोपेन का भी थोड़ा सा पार्ट होता है। और मैंने आपको बताया था जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी बहुत अधिक ज्वलनशील गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल है। तो आप देखा होगा, इसी कारण से एलपीजी के साथ जब भी कार्य करते हैं तो सावधानी पूर्वक करने के लिए बोला जाता है। वहीं पे जो मीथेन है, ये एक तरह से ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, परंतु ये इतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी एलपीजी है। रीजन क्या है, आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आज मेरे साथ जानना होगा। एक हम कहते हैं एलपीजी के बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी अन्य गैसें हैं, जिसे मैं मीथेन को भी साथ ले लेता हूं, क्योंकि ये एक नेचुरल गैस है। अब एक्चुअली आपने अगर देखा हो, कोई इंसिडेंट सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एलपीजी घरों में यूज होती है सिलेंडर के अंदर। तो होता क्या है, जब सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां देखा होगा सिलेंडर फट गया, और फटने से काफी लोगों की डेथ हो गई। उसका रीजन क्या है, एलपीजी गैस का वजन होता है अधिक, और अधिक वजन होने के साथ जब भी ये गैस लीक होती है, लीक होने के बाद ये गैस जनरली धरती या धरातल, ये जो सरफेस है हमारी, उस सरफेस के आसपास रहती है। इस कारण से इसका रिसाव ऊपर की सरफेस की तरफ नहीं होता है, और वहां पे ब्लास्ट जब होता है तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल तरीके से फैलती है, जो आसपास में जो भी है उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब हम मीथेन गैस की बात करते हैं, मीथेन गैस में क्या होता है, इसका वजन होता है हल्का। एलपीजी तो भारी होती है, मैंने आपको बता ही दिया। तो हल्के होने के कारण जो मीथेन गैस है, जब इसका रिसाव होता है, कहीं भी लीक होती है, तो ये क्या होती है, उठने के साथ वातावरण में ऊपर चलती जाती है, और ऊपर हल्के वजन के साथ जैसे ही ऊपर बढ़ती है, तो जब उसका नुकसान होता है, कुछ होता है, वहां संभावना बहुत कम होती है। तो जनरली इसीलिए कहते हैं कि जो गाड़ियां जिसमें सीएनजी फिटेड इंजन होता है, जिसके अंदर सीएनजी को फिट किया हुआ होता है, वो जिसके अंदर एलपीजी इंजन है, उससे कंपैरेटिवली सेफर है। क्यों, जब एलपीजी का ब्लास्ट होगा तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल तरीके से होगा, नुकसान ज्यादा होगा। जबकि जब सीएनजी के अंदर कोई भी गैस का लीक होता है, तो जैसे ही लीक होता है वो ऊपर की तरफ उड़ती है। उसका रीजन क्या है कि सीएनजी एलपीजी की तुलना में हल्की गैस है। ये भी आप ध्यान रखें, परीक्षा में किसी प्रकार से ये प्रश्न घुमा के आ सकता है। तो हमने देखा सीएनजी के अंदर मीथेन है और उसके साथ प्रोपेन है। नेचुरली ये हमें तेल के कुओं से प्राप्त होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसको जब हम तेल के कुओं से प्राप्त होती है तब उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, और जब इसको बाहर निकालने के बाद इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, इसको संपीड़ित किया जाता है तापमान और दाबमान की स्थिति में, तब इसको हम कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। और इसके बाद
इस गैस को हम जब ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसकी फॉर्म को, और लिक्विड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर इसको कन्वर्ट करके भेजा जाता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि नेचुरल गैस का सरकार ने एक टर्मिनल बनाया है, जैसे गुजरात के अंदर एक अभी टर्मिनल बना है। तो ये टर्मिनल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इस नेचुरल तरीके से प्राप्त गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको ऑयल टैंकर के माध्यम से शिप करते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जो आपकी जो सीएनजी गैस होती है ये पूरी तरह से बर्न होती है, और इससे जो एमिशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, वो इससे इतना प्रदूषित नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट, इसका जो मेन इस्तेमाल है वो वाहनों के अंदर ईंधन के रूप में होता है। काफी पॉपुलर गैस है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी हमको ये गैस काफी हेल्प कर रही है। तो ये हमारा मेन सीएनजी गैस को लेके हो गया। सीएनजी गैस के बाद में यदि आप दूसरा टॉपिक देखें तो वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको बताया, जिस गैस के अंदर आपको कार्बन मिलेगा वो आपका जनरली हाइड्रोकार्बन होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमको दिख रहा है यहाँ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, और जनरली इस गैस को हम क्या कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं। हुआ क्या, जब लोगों को जानकारी नहीं थी, जब ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस वक्त क्या हुआ, लोगों को रेफ्रिजरेशन, एसी, इन चीजों की आवश्यकताएं हुई। और क्योंकि उस टाइम जब तापमान बढ़ा तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, और जब पैसे आने लगे, इस पैसे के साथ लोगों को सुविधाएं चाहिए थी। इन सुविधाओं के लिए ही लोगों ने एसी, रेफ्रिजरेशन, ये जो चीजें, तो इसके अंदर जब आप चीजों को ठंडा रखते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रशीतक के रूप में काम करना, कूलिंग कंपाउंड की तरह, तो आप जब आपको ठंडी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम इसका रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं या एसी का यूज करते हैं, तो वहां पर एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस गैस के रिलीज होने के कारण, ये गैस जब आपके फ्रिज से, आपकी एसी से रिलीज हुई, रिलीज होने के कारण ये आपके वातावरण में गई। वातावरण में जाने के बाद ये गैस कहां पहुंची, जहां आपकी ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर में पहुंचने के बाद, अब देखो, जिस लेयर को आपने नाम ही ओजोन दिया है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, इसका मतलब आपके पास वहां पे ओजोन होगा। और ओजोन को हम O3 से दिखाते हैं, और ऑक्सीजन को हम किससे दिखाते हैं, O2 से। जब ये गैस ओजोन लेयर में पहुंचती है, तो वैसे गैस कौन सी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरो बोला है, इसका मतलब इसमें क्लोरीन है, फ्लोरो बदला मतलब इसमें फ्लोरीन है, और कार्बन है। तो क्लोरीन क्या है, जब वातावरण में ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये क्लोरीन ओजोन लेयर में जाकर के फ्री हो जाता है। फ्री होने के कारण ये इस ओजोन से रिएक्ट करता है, और ओजोन को रिएक्ट करने के बाद वहां ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो हुआ क्या, जो ओजोन लेयर में थी वो वहां पे कन्वर्ट होकर किस में चली गई, ऑक्सीजन में। तो जब ओजोन लेयर में ओजोन की कमी होने के कारण होता क्या है, वहां पे ओजोन की डेंसिटी, घनत्व कम होता है, और जो सूर्य से आने वाली खतरनाक आपकी अल्ट्रा वायलेट, जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो आती है धरती पर। धरती पे आने के बाद जो कोई भी जानवर, पशु, इंसान काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, वो भी कैसा, नकारात्मक रूप से। जिस कारण से एक जो गंभीर समस्या होती है वो है कैंसर। तो आप देखिए किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के समय एक घटना ने किस प्रकार हमारे जीवन को बदल करके एक गंभीर बीमारी को हमारे जीवन में ला दिया। तो CFC काफी बड़ी मात्रा में ओजोन लेयर का नुकसान कर रही थी, जिस कारण से हमारे यहाँ पे कौन सी समस्या आई, कैंसर। और कैंसर ने हमारे मानव जीवन को प्रभावित किया, इसीलिए हम इसको यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं आपको CFC के बारे में कुछ बातें डिटेल में बता दूं। तो जब हम CFC की बात करते हैं, तो CFC को मैंने आपको बताया, जनरली हम इसको फ्रीऑन नाम से जानते हैं। फ्रीऑन, स्पेशली फ्रीऑन के भी कई टाइप होते हैं, फ्रीऑन 9, 10, 11, 12, हम यहाँ फ्रीऑन 12 की बात कर रहे हैं। और ये CFC जो होता है, मैंने आपको बताया इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो
तो ये एक तरह से सिंथेटिक केमिकल है। सिंथेटिक केमिकल का मतलब क्या है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर फ्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है और कार्बन है, और इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, वो तो हम जान चुके हैं। अब इसी के कारण से, इसको बनाने के कारण से यहाँ इसका फॉर्मूला दिया गया है, ये देखिए। तो ये कार्बन है, मैंने आपको बताया था कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब उसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के 4 फ्री इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये 2 तो फ्लोरीन के और 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। इस कारण से ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपका CFC का। तो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें से कौन ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, क्लोरीन को। हम इसका आगे प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से आपको ये नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा है मैंने सोर्स के बारे में, ये पैदा कहाँ से होती है। मैं स्टोरी आपको सारी बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि इंसान ने जो क्रियाकलाप किए उसके कारण से हमने एक गैस बना दी और उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसने नुकसान पहुंचाया ओजोन को। तो आप देखिए यहाँ पे, ये आपका रेफ्रिजरेशन है, ये आपकी AC है। इसके अलावा जो हम इंसुलेशन, जो घरों को ठंडा रखने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पफ का मटेरियल हो गया, फॉल सीलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जब मटेरियल को हम बनाते हैं वहां पर भी आपकी ये गैस इस्तेमाल होती है। और एरोसोल, आपने देखा होगा कई बार जब कोई हम फंक्शन में सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते समय लोग वहां पे स्पाइक लेके एरोसोल को रिलीज करते हैं, तो वो एरोसोल है, उसके अंदर भी आपके CFC रिलीज होती है। और इन सभी चीजों के कारण ये काफी खतरनाक है। अब CFC का पर्यावरण के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो CFC एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो हम जान नहीं लिया, जो आपकी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। वो तो 100% ग्रीन हाउस गैस होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपका तापमान वृद्धि हो रहा है। दूसरा, CFC क्या करती है, CFC आपके वातावरण से जो अधिक ज्यादातर गर्मी होती है उसको और अब्जॉर्व करता है। एक तो हमारा वैसे ही अर्थ गर्म हो रहा था, उसके ऊपर CFC की मौजूदगी के कारण जो किरणें बाहर जानी थी उन किरणों का भी ये अवशोषण कर लेने के कारण हमारे यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद आप देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो ये क्या करती है, CFC की जो मैंने आपको स्टोरी बताई किस प्रकार से ये हमारी ओजोन लेयर में जाकर के वहां पे ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, और फिर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी धरती पे पहुंचती है। तो आप देखिए इस डायग्राम में, जो ये डायग्राम मैंने आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है USA की, वहां से हमने ये उठाया है। इस डायग्राम के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इंसान ने कुछ बिल्डिंगें बनाई हैं, ये हमारा जीने का तरीका है। इस जीने के तरीके के कारण ही हमारे यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज हो रही है। और जब ये गैस रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद ये सीधी की सीधी गैस कहाँ पहुंचती है, ये जो आपको ऊपर लेयर दिखाई है, ये लेयर है आपकी ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर के अंदर जब आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पहुंचती है, तो वहां पे ऑलरेडी ओजोन तो था। जब ये क्लोरीन वहां पहुंच के रिलीज होता है, और इस रिलीज होने के कारण ये क्लोरीन ओजोन को धीरे धीरे खत्म करता है। जब ये ओजोन को खत्म करता है, खत्म करने के साथ ही क्या होता है, और ये खत्म क्यों होती है, उसका कारण ये है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें पहले से आ रही थी, वो अल्ट्रावायलेट किरणें इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है और ओजोन को खत्म करती है। अब ओजोन आपकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसी कारण से आपने कई बार पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने ओजोन होल के नाम से जानते हैं, ओजोन होल। और वहां पे ये गंभीर समस्याएं देखी गई। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई बहुत बड़ा खड्डा हो गया और उसमें से कोई किरणें आ रही है। ओजोन होल का मतलब हो गया कि ये जैसे जिस प्रकार से आपकी ओजोन गैस है इस पूरे में, तो इसका मतलब यहाँ पे ओजोन की डेंसिटी काफी ज्यादा है। जहां पे क्लोरीन पहुंच के इसको नुकसान पहुंचाती है, तो वहां आपके ओजोन की डेंसिटी कम हो गई, मतलब ओजोन की मात्रा कम हो गई है। जहां मात्रा कम होगी वहां से सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें ज्यादा आएगी और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसी कारण से उसके बाद और अधिक अल्ट्रावायलेट किरणें आई, और इन अल्ट्रावायलेट किरणों ने और यहाँ पे हमारे यहाँ पे अधिक गर्मी बनाई, और गर्मी के साथ कैंसर की समस्या भी, जो जनरली जो कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें स्किन कैंसर इन्वॉल्व है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर गिरती है और ये नुकसान पहुंचाती है। ये वही सेम साइकिल है ओजोन लेयर के अंदर, किस प्रकार से ये CFC गैसें आती है, आने के बाद ये किस प्रकार से होल बनाती है या फिर ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करती है, और इस कारण से हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब CFC का जब पता चला लोगों को,
150 साल बाद में कि जो हमने CFC गैस बनाई थी ये तो काफी नुकसानदायक है। इसके ऊपर कई इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन हुए, इसके ऊपर कई मीटिंग्स हुई, जो बड़ा एक फेमस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन को लेके हुआ। इन सब के बाद हमने जो हमारी CFC थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हमने क्या किया, इसमें से इस क्लोरो की जगह हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को इस्तेमाल किया, जिस कारण से इसने ओजोन को नुकसान पहुंचाना कम कर दिया। तो वर्तमान में जो हमारी गैस यूज हो रही है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। इसमें से आज हम टोटल ही क्लोरीन को खत्म कर चुके हैं। तो वर्तमान में जो हम यूज करते हैं AC रेफ्रिजरेशन में वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। हमने क्लोरीन को यहां से पूर्ण रूप से क्यों हटा दिया, क्योंकि ये हमारा नुकसान कर रही थी। देखिए इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज इस्तेमाल होती है ना, आप एकाएक ऐसा नहीं है आपको पता भी चल गया तो बोला हम कल से क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जीवन उस पर चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि साहब AC से कोई गैस निकल रही है तो सारे AC आउट कर दो, सारे फ्रिज आउट कर दो। लेकिन सरकार कोशिश क्या करती है, इंडस्ट्री के साथ मिलकर धीरे धीरे बदलाव किया जाए ताकि इंडस्ट्री भी इन चीजों का इस्तेमाल ना करे और हम भी उसके हैबिचुअल हो जाए। तो ये एक सहयोग के साथ एक बहुत बड़ी संभावना हमने जीती है, एक जंग जीती है। और आज जिस ओजोन होल की मैं बात कर रहा था, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये जो आपका ओजोन होल है वो काफी हद तक रिकवर हो चुका है और ये सक्सेस जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को इसका यूज ना करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करने से। ये ओजोन के बारे में, नुकसान के बारे में ही बताया गया है। इस प्रकार से आपको 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपका हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हमने मीथेन CNG कहा था, और फिर लास्ट में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक्चुअली जो हमारी ये क्लास थी वो एक्सपेक्टेड टाइम से काफी लंबी चल पड़ी, इस कारण से इसके जो प्रश्न हैं मैं आपको अलग से सेशन में कराऊंगा कि हाइड्रोकार्बन से, CNG से और CFC से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और जो पिछली बार आपके जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम देखेंगे। ये चीजें होने के बाद आप अपने आगे की तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके जो टॉपिक बचे हैं उसके अंदर एक आपका सोप एंड डिटर्जेंट, और इसके अलावा जो आपका एक टॉपिक बचा है जिसकी मैंने आपसे बात की थी वो टॉपिक था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। इस तरह से ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसमें मेरे हिसाब से एक क्लास की और आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बाद आपका केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म करने के बाद फिर हम फिजिक्स में आएंगे और एनवायरनमेंट में आएंगे। तो जैसा आपका हमारा प्लान था कि 10 जुलाई जो मेरा आपसे प्रॉमिस था, 10 जुलाई 2030 तक मैं आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप उससे पहले ही मैं आपका सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप इसके नोट्स बनाएं, सिंपल नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के साथ ही उसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। मैं ये नहीं कहता 50 बार रिवीजन करो, पर एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करो। और उसके बाद यदि टेस्ट सीरीज आती है हमारी, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आंसर की से मिलान करें, और जो भी टेस्ट सीरीज में हमारे टेस्ट होंगे, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, जो भी उसमें साइंस के क्वेश्चंस होंगे या जो मेरे सब्जेक्ट्स के होंगे, मैं आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे क्या है आपको समझ में आएगा। कहीं उन टेस्ट सीरीज से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो आप उनको सही करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।